क्या कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा यूपी TSSC जो पेट का एग्ज़ाम आया हुआ है उसके विषय में थोड़ी बात करनी है। तो उसमें बात क्या करना है, इसमें नया क्या है, बहुत सारे लोगों ने बात कर ही ली है। तो बात ये करना है कि उस फॉर्म को सभी लोग भर देंगे। अच्छा, मन में ये क्वेश्चन आता है कि पीछे 2 साल से हम लोग लगातार भर ही रहे हैं, उसका कुछ परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये तो बात सही है। अब भरने के क्या फ़ायदे होंगे ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो वो नुकसान ना हो इसलिए फॉर्म को ज़रूर भर दें, क्योंकि भाई 24 का चुनाव है, राजनीतिक गलियारों में थोड़ी गर्माहट है। तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ वैकेंसियाँ ज़्यादा निकाली जाएँ, और अगर आपने पेट फॉर्म नहीं भरा और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो उस वजह से आप एग्ज़ाम में बैठने से वंचित रह जाएं। तो ऐसी गलती ना करें, पेट का फॉर्म जरूर अप्लाई करें। जो आप 1 अगस्त से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 30 अगस्त तक अप्लाई होगा, तो सभी लोग फॉर्म को ज़रूर भर दें। तो उसके फ़ायदे तो यही हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो नहीं गिनवाए जा सकते हैं पीछे 21 और 22 के पेट के एग्ज़ाम को देखते हुए। लेकिन आने वाले समय में अगर आपने पेट का फॉर्म नहीं भरा, अगर आपसे मतलब कि क्या होता है, फॉर्म को अगर आपने नहीं भरा हुआ है तो क्या होगा, अगर कोई वैकेंसी आती है और आपने पेट फॉर्म नहीं भरा है तो उसकी वजह से अगर फॉर्म आपको मतलब कि एग्ज़ाम देने को ना मिले, उसकी वजह से छूट जाए, तो ये आपको बहुत फैलेगा। तो ये चीज़ें ना हो उसके लिए पेट का फॉर्म अवश्य भर दें भाई। बाकी हम लोग सहयोग करते रहेंगे आपको। और बात करते हैं साथियों हम इस पर। तो 3 वर्ष हो चुके हैं भाई, अब की बार तीसरा वर्ष है। पेट की परीक्षा 21 में हुई, 22 में हुई, और ये तीसरा वर्ष है, 23 में होने जा रही है। तो जैसा कि पीछे अगर आंकड़ों को उठाकर देखा जाता है तो 21 में जो फॉर्म आया था, जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होता है उसके 3 महीने बाद एग्ज़ाम आपका हो जाता है, ऐसा आयोग ने करवाया है। और फिर 22 वाले में भी 3 महीने का गैप मिलता है आपको। विदिन 3 मंथ में आप फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद 2 महीने आप तैयारी करते हैं, उसके बाद क्या होता है 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसमें भी उसी आंकड़ों के आधार पर ये थोड़ा कहना मतलब प्रबलता होती है, उसमें कहने में दावेदारी में थोड़ा लगता है कि हाँ पीछे 3 महीने में एग्ज़ाम कराया है आयोग ने, तो फिर भी कराएंगे। तो भाई अगस्त हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर हम लोग यही मान के चलेंगे कि नवंबर प्रारंभ में क्या होगा, नवंबर प्रारंभ में परीक्षा होगी, और ये दिसंबर के बाद जनवरी में या जनवरी लास्ट तक परिणाम इसके घोषित होंगे। ये हम लोग कयास लगा रहे हैं। जो भी टीचर हैं वो भी सब यही कयास लगा रहे हैं कि मतलब जो पीछे आंकड़े हैं 3 महीने बाद एग्ज़ाम होना, उसके बाद 2-3 महीने बाद क्या होगा, परिणाम होना। तो भाई नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए, और लास्ट दिसंबर या जनवरी, जब हो सकता है जनवरी लास्ट भी चला जाए, तो वहाँ तक क्या होगा भाई, परिणाम भी घोषित होगा। और उसके बाद कुछ शायद वैकेंसियाँ आती हैं तो उसमें फॉर्म डालने को मिलेगा। जैसा कि अभी पीछे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई हुई है, काफ़ी अच्छे सारे पद हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं भरा था तो वहाँ पर आप लोग उससे हाथ धो बैठे हैं। तो भाई ऐसा ना हो, तो फॉर्म को अवश्य फिल करें। बाकी हम लोग बात करते हैं कि जो परीक्षा होगी भाई वस्तुनिष्ठ होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ आपको पता है। और वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है भाई, और इसमें 15 सेक्शन होते हैं। कुल अंक जो होते हैं 100 होते हैं, मतलब 100 प्रश्न होते हैं और 100 अंक होते हैं। और इसमें होता है क्या भाई, 2 घंटे की अवधि मिलती है, सभी को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 1 होता है, अंक 1 होता है। तो भाई क्या हो जाता है, 100 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें आप लोगों का स्कोर जो हो, मेरे हिसाब से अनुमानित स्कोर जो होना चाहिए वो 75 से 80 के बीच का हो, ताकि कोई भी भर्ती आए 100, 200, 500 जगह अगर आती हैं, 1000 जगह आती हैं, तो क्या हो, आप फॉर्म भर पाएँ। क्योंकि होता क्या है कि आप 60 नंबर लाते हैं, 65 लाते हैं, उसके बाद क्या होता है 500 जगह निकाली जाती हैं, और ऊपर के 500 या मान लेते हैं कि 10 गुना बच्चे बुलाते हैं, 5000 बच्चे बुला के मामला सबका टाइम फिक्स कर दिया जाता है। मतलब सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। तो होता क्या है कि इससे होगा क्या कि भाई आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, 75 से 80 लाएंगे, तो सभी एग्जामों में आप बैठ पाएंगे।
तो भाई बाकी सिलेबस की बात करते हैं तो सब लोगों को मैक्सिमम पता ही है। भारतीय इतिहास की बात करते हैं भाई तो 5 प्रश्न है, 5 नंबर के हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 प्रश्न, मतलब हिस्ट्री का ही पार्ट होता है। 5 अंक का होगा। भूगोल वही 5 अंक की है। अर्थव्यवस्था 5 अंक की है। भारतीय संविधान 5 अंक का है। सामान्य विज्ञान 5 अंक का है। प्रारंभिक गणित 5 अंक की है। सामान्य हिंदी भी आपकी 5 अंक की है। अंग्रेजी भी 5 अंक की है। तर्क शक्ति मतलब आपकी जो रीजनिंग है 5 नंबर की है, 5 क्वेश्चन है। समसामयिकी इसका वेटेज रखा गया है भाई, तो इस पर ध्यान देना है। 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर जो आपको 10 नंबर दिलाएंगे। सामान्य जागरूकता ये भी इसको वेटेज दिया गया है, मतलब नॉर्मल सी जो जीएस होती है। और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यहाँ पर भाई 2 पैराग्राफ आते हैं 5-5 नंबर के। 5-5 नंबर के 2 पैराग्राफ आते हैं। सभी लोगों को पता है, एग्जाम दिया है पहले। तो ये सिलेबस दिया हुआ है। ग्राफ की व्याख्या भाई इसमें भी 10 नंबर आते हैं। और ये 2 ग्राफ होते हैं, एक ग्राफ होता है, दूसरा तालिका होती है। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, 2 आते हैं। तो ये ग्राफ वाला जो आपका मैथ है उसमें जो ग्राफ और पाई चार्ट आता है वो उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 5-5 नंबर का एक होता है। तो भाई इसमें होता क्या है कि सीधे सीधे 20 नंबर मिलते हैं जो आपका डीआई होता है जिसे बोलते हैं। तो डीआई 20 नंबर की होगी और समसामयिकी 20 नंबर की। सामान्य जागरूकता जो है साथियों ये 5 नंबर की। तो ये आपका स्कोर कुल मिलाकर देखते हैं भाई तो कितना बनता है, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर है। 1/4 इसके माइनस मार्किंग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इसमें से 75 से 80 के बीच जाना है, जो कि एक बेहतरीन स्कोर होगा, जिससे मुझे लगता है कि आने वाला कोई भी एग्जाम होगा जहां पर 200 जगह हो, 500 जगह हो, सब में क्या होगा, आपको अवसर मिलेगा बैठने के लिए। तो भाई थोड़ा आगे और देख लेते हैं। जैसा कि इतिहास में बात करते हैं, बहुत जो सिलेबस दिया हुआ है तो बहुत अच्छा दिया हुआ है और विशेष करके कि बहुत सटीक दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली की बात होती है, वैदिक पीरियड की बात होती है। बौद्ध धर्म में केवल महात्मा बुद्ध को पढ़ना है और उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ना है। जैन धर्म में महावीर को पढ़ना है और जीवन एवं शिक्षाएं पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध उनको पढ़ लेना है और यहाँ पर जैन धर्म में महावीर को पढ़ लेंगे। मौर्य वंश वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन आप केवल सम्राट अशोक को पढ़ेंगे। गुप्त वंश में आपको 2 शासक पढ़ने हैं। और आप देखते हैं जब आप गुप्तोत्तर काल में जाते हैं तो हर्षवर्धन को पढ़ लेंगे, फिर राजपूत काल को पढ़ लेंगे। सल्तनत काल ये आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, ये आ जाते हैं मिडवल हिस्ट्री में। मुगल साम्राज्य मिडवल हिस्ट्री में। आप बाबर से लगा करके आप औरंगजेब या उसके नीचे तक के शासकों को पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सिलेबस होता है। उसके बाद मराठा साम्राज्य पढ़ना है और साथियों ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 पढ़ना है। और उसके पहले जो अंग्रेजों ने जो भी कुछ किया जिस तरीके से आते हैं उनको पढ़ना होगा। और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव उनके आने से मतलब भारत की सोसाइटी किस तरीके से बदलती है, उस पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब हिस्ट्री में भी टॉपिक वाइज दिया है कि इस टॉपिक से इतना ही पूछा जाना है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको दिया हुआ है। आगे देखते हैं साथियों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन सेक्शन। महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें क्या बताया है कि आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ने हैं। मतलब जब 1857 मतलब या देश की आज़ादी के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उसमें जो संघर्ष किया जाता है उनके विषय में बात की जा रही है। फिर स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आप देखेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। गांधी जी के ये 2 आंदोलन के विषय में पढ़ना है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, जब बात आती है किसकी, भगत सिंह जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूदते हैं तो उनके समकक्ष जो भी नेता होते हैं उनके विषय में बात होगी, इसे उग्र आंदोलन कहते हैं। विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन होता है, वर्मा को भारत से अलग किया जाता है या और भी जो स्थायी बंदोबस्त, ये सारी बातें होती हैं तो इनके विषय में बात करेंगे। और आज़ाद हिंद फौज नेता सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को देखना है। और इसमें लास्ट टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो विशेष करके टॉपिक वाइज बात की गई है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आने हैं, ये इसी टॉपिक से आने हैं। तो सिलेबस भी आपको मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी कुछ पूछा जाएगा विशेष करके। अगला देखते हैं साथियों, तो भूगोल की अगर हम बात करते हैं, तीसरा सेक्शन जो है साथियों भूगोल का, तो भूगोल के सेक्शन में क्या पूछा जाएगा भाई, तो भारत में देखते हैं कि नदियां एवं नदियों की घाटी एक स्पेशल टॉपिक पूछ लिया। भूजल संसाधन
इस पर बात होगी। पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन। तो मतलब कि वैसे तो अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी 2 ज्योग्राफी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कुछ टॉपिक छांट के रखे हैं, इनको आप पढ़ेंगे। तो भाई उसके बाद अगला देखते हैं अगर हम, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी अगर बात आती है तो जो 5 नंबर आने हैं वो कहाँ से आएंगे, तो भाई 47 से 51 तक विशेष करके पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में आपको ध्यान देना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति मतलब भारत में खाद्यान्न उत्पादन में जो बढ़ोतरी होती है, दुग्ध विकास जो होता है उसके विषय में जो ऑपरेशन होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और उसमें क्या क्या सुधार किए गए, इसके विषय में बात की जाएगी। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके विषय में बात होगी। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार मतलब कि 14 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं, अब वो कहाँ कहाँ हुए हैं, कृषि सुधार में, श्रम सुधार में, ढांचागत या आर्थिक सुधार या जीएसटी। तो ये सारी चीजें टॉपिक पूछे जाएंगे, इसमें से ही 5 नंबर का आना है। तो मतलब कि आपके टॉपिक क्लियर कर दिए हैं कि यहाँ से पूछा जाएगा, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मतलब जो 3 महीने का टाइम मिलने वाला है उसमें अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। भाई अगली अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान, जो संविधान में पूछा है कहाँ से भाई पूछा जाएगा, तो संविधान की मुख्य विशेषताएं, संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी बात होगी कि कहाँ से क्या लिया गया, या संविधान कैसा है, या धर्मनिरपेक्ष है, या ये सारी बातें होंगी। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और संसदीय प्रणाली, ये देखेंगे आप, महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, इनके विषय में बात आ जाती है। संघीय प्रणाली, केंद्र शासित, केंद्र राज, उसके बाद न्यायालय जो ढांचा होता है, न्यायालय की जो भूमिका होती है उस पर बात होगी। और लास्ट में बात आती है जिला प्रशासन की या स्थानीय निकाय की, पंचायती राज में मतलब प्रधानिक चुनाव, चेयरमैन का चुनाव, इन सब के विषय में बात होगी। तो ये सारा हो जाता है आपका पॉलिटी में, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान में भाई क्या पूछा है, तो सामान्य विज्ञान में पहली चीज सामान्य विज्ञान जो है वो सामान्य पूछी जाएगी। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान मतलब इसमें से जो बेसिक चीजें हैं, और प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो भाई सामान्य सा पूछा जाना है, क्यों सामान्य सा पूछा जाना है, ये भी बात है कि होता क्या है कि जो आपका पेट है ये हाई स्कूल लेवल से है, हाई स्कूल लेवल से है, मतलब जो हाई स्कूल पास किया हुआ है वो व्यक्ति इस फॉर्म को डाल सकता है। जो एज है इसकी वो 18 से 40 वर्ष तक है। तो हाई स्कूल पर क्या पूछेगा भाई, सामान्य चीजें पूछेगा। बाकी की जो आगे की होगी, इंटर कहाँ मांगा जाएगा, तो वो वैकेंसी के अनुसार होगा। और फिर साथियों प्रारंभिक गणित की बात करते हैं, तो देख रहे हैं आप लोग विशेष करके टॉपिक दे दिया है कि पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव के विषय में बात की जाएगी। एक टॉपिक परसेंटेज होगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण होगा, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांकरणी और औसत। तो यही 4-5 जो टॉपिक दिए हुए हैं, इसी से आपके 5 क्वेश्चन आने हुए हैं। तो आपको सारा नहीं पढ़ना है, आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद साथियों बात करते हैं सामान्य हिंदी में। तो भाई देखो हिंदी में बेहतरीन सा है सिलेबस, संधि टॉपिक पढ़ लेना है, विलोम पढ़ लेना है, पर्यायवाची पढ़ लेना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियां और लेखक एवं रचनाएं, वो भी गद्य और पद्य की। तो ये जो टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक से हिंदी में आपके 5 नंबर बनने हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना सा पढ़ना है यहाँ पर। अंग्रेजी की बात करें तो नॉर्मली हाई स्कूल में जितना पढ़ना होता है, इंग्लिश व्याकरण पढ़ेंगे, और जो एक पैसेज आएगा उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के आपको बता देना है, बस आराम से ये हो जाएगा। तरशक्ति 10वें नंबर पे आ रही है भाई, तो यहाँ पर क्या बताना है, बृहत एवं लघु रीजनिंग का टॉपिक, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, और कारण और प्रभाव। तो भाई ये 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक से 5 क्वेश्चन, मतलब लगभग क्या होना है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगला अगर हम बात करते हैं समसामयिकी, जो आपकी करंट अफेयर आनी है, तो ये भाई अच्छा आना है कि ये 10 नंबर का, इसका वेटेज जो है 10 नंबर का है। ये भारत एवं विश्व की सारा कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक है सामान्य जागरूकता, मतलब कि जनरल अवेयरेंस, जो नॉर्मली एक इंसान को होनी चाहिए, हाई स्कूल के बच्चे को होनी चाहिए, उसके विषय में। तो पड़ोसी देशों की बात होगी, देश राजधानी मुद्रा की बात होगी, और क्या होगा भाई, भारत के राज्यों के विषय में बात होगी, मतलब कि आप देश के निवासी हैं, आपको इतना तो ज्ञात हो कि कौन से राज्य हैं, कौन से केंद्र का शासित प्रदेश हैं। भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला दिवस कब होता है, ये सारी चीजें होंगी।
विश्व के संगठन, जो एक जनरल अवेयरनेस जीके के सवाल होते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल मतलब कहाँ कहाँ घूमने जाने वाली बात होगी। भारतीय कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, ये पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें, किताबें, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये जो 8-10 टॉपिक है, यहाँ से 10 नंबर आने हैं और ये तो आपको पता ही होने चाहिए, जो बेसिक जनरल अवेयरेंस की बात की जा रही है। उसके बाद साथियों, अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना विश्लेषण करें। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 गद्यांश होंगे, प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि भाई कोई गद्यांश दिया होगा, उसमें 5-5 प्रश्न है, तो उसी गद्यांश के अनुसार आपको उन प्रश्नों के उत्तर देखना है और वहां पर आपको अपना आंसर टिक करना है। फिर बात आती है साथियों ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। तो यहाँ पर भी क्या होगा साथियों, 2 ग्राफ दिए होंगे, 2 ग्राफ होंगे और इनमें क्या करना है, ये DI जिसे आप बोलते हैं, तो DI के क्वेश्चन होंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे। और जो आपका लास्ट होता है कि मतलब जो ग्राफ होगी वो 2 तरीके से होंगे भाई। तो तालिका की व्याख्या, यहाँ पर मतलब तालिका के रूप में DI दी होगी, ये 2 DI होंगी, ये भी 5-5 नंबर की होंगी, तो ये भी 10 नंबर की हो जाएंगी। मतलब ओवरऑल जो आपका DI का पोर्शन है साथियों, वो कितने क्वेश्चन का है, 20 क्वेश्चन का, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। अर्थात DI वाले पोर्शन पर आपको अच्छा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपको 20 नंबर मिलना है। बाकी PT परीक्षा हाई स्कूल के स्तर को होंगे, जैसा कि नोटिस में दिया हुआ है, और 1/4 माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग है। तो भाई 100 नंबर का 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 नंबर का है, जिसमें आपको कितना लाना है भाई, तो 75 to 80 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तब आपका क्या होगा, एक बेहतरीन स्कोर होगा। तो इस स्कोर को आप लोग पाने का प्रयास करेंगे, हम लोग आप लोगों के साथ सतत प्रयास करते रहेंगे, लगातार इस तरीके से बने रहेंगे। भाई ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं, लेकिन ये मेरा कहने का उद्देश्य है कि फॉर्म को अवश्य भर दें, ताकि किसी वैकेंसी में आप वंचित न रह जाएं बैठने से, बाद में अफसोस हो कि हमने ये नहीं किया तो हम बैठ नहीं पाए। यही बताने का मेरा उद्देश्य था। बाकी इजी सा है, हम लोग आप लोगों को गाइडेंस करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे आप लोगों को एक बेहतर स्कोर दे सकें, और आप लोग भी इसमें प्रयास करते रहिएगा। तो भाई इतना ही कहना था, इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।